गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम आपके सोलर सिस्टम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। हम जेके बोर्ड के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। जेके बोर्ड में जो आपकी बुक्स आती हैं हम उनके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो ये सीबीएसई की बुक्स में ये क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये सिर्फ जेके बोर्ड की बुक्स में। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, इसमें से आपको करेक्ट वर्ड्स चूज करने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। The branch of science which deals with study of universe is called astronomy। तो ब्रांच साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं उसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स जो है दैट इज यूनिवर्स। एस्ट्रोनॉमी में हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। द अनबर्न्ट पार्ट ऑफ द मीटियर विच रीचेज द अर्थ इज कॉल्ड मीटेरॉइड। ऐसा अनबर्न्ड पार्ट जब मीटियर एक आता है हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर, अगर वो थोड़ा सा बच जाता है और अर्थ के सरफेस पे रीच हो जाता है तो उसको हम मीटेराइट कहते हैं। द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ऐसी हेवनली बॉडीज जो सन के अराउंड घूमती हैं उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड मून्स। जो हेवनली बॉडीज आपके प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमती हैं उनको हम मून्स कहते हैं, वो हमारे मून्स हैं, या इनको सैटेलाइट्स भी कहते हैं हम। द ऑर्बिट ऑफ डैश इज नॉट इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ अदर प्लैनेट्स। तो दैट इज प्लूटो। तो प्लूटो एक ऐसा, मतलब पहले हम इसको प्लैनेट मानते थे, अब इसको प्लैनेट नहीं मानते हैं क्योंकि उसका जो ऑर्बिट है वो बाकी वाले जो सोलर सिस्टम का ऑर्बिट है उसके साथ में ऑर्बिट नहीं करता बाकी प्लैनेट्स की तरह। तो वो उसका अलग ही ऑर्बिट है, उसका ऑर्बिट अलग है। बाकी वाले जो ऑर्बिट हैं वो सन का ऑर्बिट लेते हैं, बट ये जो है सन वाला ऑर्बिट को नहीं फॉलो करता, सेम प्लेन पे नहीं फॉलो करता। अ हेवनली बॉडी with a long tail moving around the sun is in an elliptical path is called comet। एक heavenly body जिसकी एक लंबी सी पूंछ होती है, एक लंबी सी टेल होती है जो कि सन के अराउंड में एक इलिप्टिकल पाथ में घूमती है, उसको हम कॉमेट कहते हैं। इन द डैश ऑफ द सन हाइड्रोजन गैस फ्यूजेस विद द लिबरेशन ऑफ द एनर्जी। तो कोर ऑफ द सन कहते हैं, अर्थ सन के कोर में आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्यूज़ होती है और उसके अंदर फ्यूजन होती है, आप कह सकते हैं। ओके, तो ये जो फ्यूजन आपकी होती है उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की लिबरेशन होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है वहाँ पे। तो आपकी जो आंसर है दैट इज़ कोर ऑफ द सन। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट रिजेंबल्स एंड एनिमल और सम अदर नोन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। स्टार्स का एक ग्रुप जो कि एक एनिमल को रिजेंबल करें या कुछ और अदर ऑब्जेक्ट को रिजेंबल करें तो हम उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। जैसे आपका उर्सा मेजर हो गया जिसको सप्तऋषि भी कहते हैं, आपका ओरियन हो गया। तो ये जो है ये आपका एक कॉन्स्टलेशन है। नाउ देयर आर स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर इनकरेक्ट। जो नीचे आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये इनकरेक्ट है, इनको आपको करेक्ट करना है और राइट स्टेटमेंट्स लिखनी है। हेलीज कॉमेट विजिट आर सोलर सिस्टम आफ्टर 26 ईयर्स। हेली का जो कॉमेट था, हेली कॉमेट जो था वो हमारे सोलर सिस्टम में 26 साल के बाद आया था। हेलीज कॉमेट विजिट आर सोलर सिस्टम आफ्टर 76 ईयर्स, वो 76 सालों के बाद आया था। पोल स्टार इज नियरेस्ट टू आर सोलर सिस्टम। पोल स्टार जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल पास में है। पोल स्टार इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन। द करेक्ट स्टेटमेंट इज पोल स्टार इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन। एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिवाइडेड द स्काई इनटू 68 कॉन्स्टलेशंस। जो आपके एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने स्काई को 68 कॉन्स्टलेशंस में डिवाइड कर दिया है। ऐसा नहीं है, एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिवाइडेड द स्काई इनटू 88 कॉन्स्टलेशंस। उन्होंने 88 कॉन्स्टलेशन में उसको डिवाइड कर दिया है। मीटियर्स ऑन बर्निंग लीव बिहाइंड गोल्ड, डस्ट एंड लाइट। दैट इज नॉट करेक्ट। मीटियर्स आफ्टर बर्निंग डिसअपियर। मीटियर्स बर्न करने के बाद खत्म हो जाते हैं
The orbit of Neptune is different from the orbit of the other planets in the solar system. नेपच्यून के जो ऑर्बिट है वो डिफरेंट होता है बाकी प्लैनेट्स के ऑर्बिट जो कि सोलर सिस्टम के अराउंड है. ऑर्बिट ऑफ प्लूटो इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्बिट्स ऑफ अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. सिर्फ एक प्लूटो जो था जिसको पहले हमारा प्लैनेट माना जाता था, वही एक ऐसा हमारा एक बोल सकते हो हेवनली बॉडी थी एक, जो कि आपके सेम एक सोलर सिस्टम हमारे में नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका ऑर्बिट जो है वो अलग होता था बाकी वालों, जैसे सन के अराउंड घूमते थे उसका जो ऑर्बिट था वो अलग था. मार्स इज द सेकंड प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन. मार्स जो है वो आपका सेकंड प्लैनेट है जो कि अर्थ के नियरेस्ट है, ये आपका गलत है. वीनस इज द सेकंड प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन. अब जो वीनस है वो आपका सेकंड प्लैनेट है जो अर्थ के पास में है. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन 21.5 days. ये गलत है. मून जो है वो अर्थ के अराउंड में 27 days and 8 hours जो है वो लगाता है रिवॉल्व अराउंड अप्रॉक्सीमेटली. सो मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन 27 days. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब हम क्वेश्चन के आंसर देखेंगे इसमें. व्हाट इज द यूनिवर्स. अब यूनिवर्स क्या है. नेम 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेवनली बॉडीज फाउंड इन द यूनिवर्स. और 6 अलग अलग तरीके की हेवनली बॉडीज के नाम बताने हैं जो कि आपके यूनिवर्स में पाए जाते हैं. यूनिवर्स इज अ वास्ट अनइमेजिनेबल स्पेस कंपोजिंग मैनी हेवनली बॉडीज. यूनिवर्स जो है एक बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ी, अनइमेजिनेबल, जिसको हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्पेस, ऐसी जगह है जिसमें कि आपकी बहुत सारी हेवनली बॉडीज जो हैं वो उसमें आ जाती हैं, जैसे कि प्लैनेट्स, स्टार्स, सन, कॉन्स्टलेशंस, कॉमेट्स, मीटियर्स एटसेट्रा. ये सब हेवनली बॉडीज जो हैं वो आपके यूनिवर्स में आती हैं. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द एवरेज द डिस्टेंस ऑफ द सन. अगर हम एवरेज डिस्टेंस देखें सन का, स्टेट द सीरियल नंबर ऑफ द प्लैनेट अर्थ. अर्थ का सीरियल नंबर क्या होगा. अर्थ का सीरियल नंबर, जो अर्थ प्लैनेट है उसका जो सीरियल नंबर है आपके सोलर सिस्टम के अंदर, अगर सन से उसका डिस्टेंस लिया जाए तो अर्थ जो है वो 3rd नंबर पे आता है. तो द सीरियल नंबर इज 3. एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन. अब अर्थ का सन से कितना एवरेज डिस्टेंस है. तो एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज 149.6. आप इसको देखेंगे, ये 149.6 मिलियन किलोमीटर्स है. अब 149 कहीं पे आप देखेंगे तो 147.26 मिलियन किलोमीटर्स भी दिया गया है. तो ये जो है अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं. ये आपका आएगा 147.26 मिलियन किलोमीटर्स. द टाइम इन विच सनलाइट रीचेज द अर्थ. कितने टाइम में सनलाइट जो है वो अर्थ पे आ जाती है. सनलाइट टेक्स 8 minutes टू रीच द अर्थ. सनलाइट को 8 मिनट लगते हैं धरती पे पहुंचने के लिए. नेम द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट का नाम बताइए. दैट इज मून. मून इज द नेचुरल सनलाइट ऑफ अर्थ. मून को हम अर्थ की नेचुरल सनलाइट कहते हैं. इन हाउ मेनी डेज डज द सैटेलाइट कंप्लीट 1 revolution अराउंड द अर्थ. कितने दिनों में एक सैटेलाइट जो है एक रेवोल्यूशन आपके अर्थ के इर्द गिर्द कंप्लीट करती है. मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ. मून जो है अर्थ की सैटेलाइट है. इट कंप्लीट्स 1 revolution इन 27 days. ये अर्थ का जो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करती है अपना 27 days में, 27 days 8 hours में अप्रॉक्सीमेटली. In how many days does the satellite rotates around its own axis? कितने दिनों में एक सैटेलाइट जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है. मून टेक्स 27 days टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस. अगर मून की बात करें तो अपने एक्सिस पे 27 days लगाती है रोटेट करने के लिए अपने ही एक्सिस पे. 27 days. How does the gravity of this satellite compare with the earth? ये जो सैटेलाइट है इसकी ग्रेविटी जो है अर्थ से कंपैरिजन की जाए तो कितनी होती है. द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ. अगर मून की बात की जाए
तो जो ग्रेविटेशनल पुल है वो मून का 1/6 होता है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से। तो अगर देखा जाए अर्थ पे आपका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इतने एक्सेलरेशन से होता है। वहीं अगर आपका मून पे देखा जाए वो उसका 1/6 हो जाएगा, 1/6 हिस्सा हो जाएगा। तो जितने पुल से हम लोग यहाँ हमें खींचा जाता है तो मून पे उतना ही लूज होगा। स्टेट द मैक्सिमम टेम्परेचर on the day side and minimum temperature on the night side of this satellite। आपको ये बताना है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है दिन में और मिनिमम टेम्परेचर है रात में इस सैटेलाइट पे क्या होगा। ऑन द डे साइड ऑफ द मून अगर दिन की बात की जाए द टेम्परेचर एज हाई एज 110 डिग्री सेंटीग्रेड्स एंड ऑन द नाइट साइड ऑफ द मून द टेम्परेचर कुड बी एज लो एज 150 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस। तो अगर आप देखें तो दिन में जो टेम्परेचर है वहाँ का वो 110 डिग्री सेल्सियस हाई हो सकता है और रात में जो टेम्परेचर है आपका मून का वो आपका टेम्परेचर -150 डिग्री सेंटीग्रेड से भी लो हो सकता है। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स। आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं, इनसे आप क्या समझते हैं। न्यू मून, नया मून, जो जिसको आप अमावस्या भी कहते हैं हिंदी में। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। एक रेवोल्यूशन के कंप्लीशन होने पे मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है एंड इज नॉट विजिबल एट दैट टाइम, और उस टाइम पे वो हमें विजिबल नहीं होता। हैंस वी सी डार्कनेस, और हमें जो है उस टाइम पे डार्कनेस नजर आती है, अंधेरा नजर आता है। दिस इज कॉल्ड द न्यू मून डे। इसको हम न्यू मून डे कहते हैं, नया चांद, या फिर इसको हम अमावस्या भी कहते हैं। इट इज फॉर्म्ड बिफोर द क्रीसेंट। ये जो है हमारे क्रीसेंट से पहले होता है। नेक्स्ट इज फुल मून। When the earth comes in between the moon and the sun, the moon appears to be full with bright light. That is called the full moon day. जब अर्थ जो है मून और सन के बीच में आ जाती है, मून जो है वो हमें फुल दिखाई देता है, जिसके ऊपर सन की आपकी पूरी लाइट पड़ती है, वो हमें ब्राइट दिखाई देता है और हमें जो है पूरा मून दिखाई देता है, जिसको हम फुल मून डे कहते हैं और हिंदी में आप इसको पूर्णिमा भी कहते हैं। इट अपीयर्स ऑन द 15th डे ऑफ द न्यू मून डे। जो न्यू मून होता है अमावस्या के अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें कि 15 दिन के बाद आ जाता है। डिफाइन सोलर सिस्टम। आपको सोलर सिस्टम को डिफाइन करना है। सोलर सिस्टम क्या है, सौरमंडल क्या है। द सन along with the 8 planets and their moons constitute the solar system। सन, अगर हम सन की बात करें उसके साथ 8 प्लैनेट्स और जो उनके मून्स हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके सौरमंडल में, आपके सोलर सिस्टम में। नेम ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। आपको सोलर सिस्टम में पड़ने वाले प्लैनेट्स का नाम बताना है और उनका थोड़ा सा डिस्टेंस के हिसाब से ये बताना है कि वो कौन सी दूरी पे, मतलब फर्स्ट वाला जो है वो सन से करीब होना चाहिए, उसके बाद वाला सन से दूसरे नंबर पे। तो इसी टाइप से डिस्टेंस के हिसाब से, उनकी नंबरिंग के हिसाब से आपको बताना है कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स एज पर देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। डिस्टेंस के हिसाब से जो नेम दिए गए हैं, जो नाम दिए गए हैं प्लैनेट्स के, वो हैं मर्करी, सबसे करीब जो सन के है वो है मर्करी। दूसरे नंबर पे है आपका वीनस, थर्ड नंबर पे है अर्थ, फोर्थ नंबर पे है मार्स, देन इज जुपिटर, देन इज सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अर्लियर प्लूटो वॉज द 9th प्लैनेट। पहले जो है प्लूटो आपका 9th प्लैनेट था, विच इज नाउ सेड टू वैनिश फ्रॉम द सोलर सिस्टम, और जिसको अब ये कहा जाता है कि वो सोलर सिस्टम से वैनिश हो चुका है, गायब हो चुका है, क्योंकि उसका ऑर्बिट जो है वो अलग है। हाउ मेनी मून्स मार्स हैव। अब मार्स के कितने मून्स हैं।
तो अगर मार्स की बात की जाए तो मार्स के कितने मून्स हैं? मार्स हैव 2 मून्स, मार्स के 2 मून्स हैं। राइट द नेम ऑफ दीज मून्स, आपको इन मून्स के नाम बताने हैं, मार्स के मून्स के नाम बताने हैं। फोटोज एंड डाइमोस आर द 2 मून्स ऑफ मार्स। फोटोज और डाइमोस जो हैं ये 2 मून्स हैं आपके मार्स के। What is a comet? Why does a comet develop a tail while approaching the sun? एक कॉमेट क्या है और कॉमेट एक टेल क्यों, उसकी दूम क्यों डेवलप हो जाती है जब वो सन के पास में पहुंचता है? द ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विद a long tail approaching the sun in a high elliptical orbit is called comet. एक ब्राइट स्टार की तरह दिखने वाला ऑब्जेक्ट जिसकी एक लंबी सी पूंछ होती है, वो सन के पास एक हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में एक ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट जो कि सन के पास में हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में पहुंचता है एक लंबी सी पूंछ लेके, उसको हम कॉमेट कहते हैं। इट इज़ अ स्मॉल आईसी सेलेस्टियल बॉडी, ये एक छोटी सी बर्फीली सेलेस्टियल बॉडी है। बर्फीली आपकी आसमान में रहने वाली बॉडी है। द न्यूक्लियस ऑफ अ कॉमेट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड फ्रोजन आइस। जो न्यूक्लियस है कॉमेट का, उसके अंदर आपकी सॉलिड कठोर फ्रोजन आइस है और गैस है और आपका डस्ट है। तो फ्रोजन आइस, गैस एंड डस्ट उसके अंदर भरी हुई है उसके न्यूक्लियस के अंदर। When the comet approaches the sun, जब ये कॉमेट जो है सन के पास पहुंचता है, the particles within the nucleus gets deflected. जो न्यूक्लियस के अंदर आपके पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू हीट रेडिएशंस ऑफ द सन। अब ये किसकी वजह से? जो हीट रेडिएशन आपकी सन से आती है उसकी वजह से वो जो पार्टिकल्स हैं, वो जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं उनके, वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। एंड इट इंक्रीजेज व्हेन इट रीचेस क्लोज टू द सन। और जैसे जैसे वो सन के क्लोज आता जाता है, वो जो रेडिएशंस हैं वो इंक्रीज होती जाती हैं, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती जाती है, गिविंग राइज टू अ टेल लाइक स्ट्रक्चर। और जिसकी वजह से उसका एक टेल लाइक स्ट्रक्चर, दूम की तरह एक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है। What is a star? What makes the star give about the vast amount of energy? एक स्टार क्या है? किसकी वजह से एक स्टार जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो निकालता है बाहर? A star is a giant ball of hydrogen gas. एक स्टार जो है एक बहुत बड़ी बॉल है हाइड्रोजन गैस की, with a bright light and heat, जिसके अंदर बहुत सारी लाइट है और हीट है। ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस, अब उसके अंदर हाइड्रोजन गैस की फ्यूजन होती है। ए हैवियर गैस दैट इज हीलियम इज फॉर्म्ड विच लुब्रिकेट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी। जब उसके अंदर फ्यूजन होती है आपकी हाइड्रोजन गैस की, एक हैवियर गैस जो है जिसको हम हीलियम कहते हैं वो फॉर्म होती है, जो कि लुब्रिकेट करती है ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट की हीट और एनर्जी उसके अंदर लुब्रिकेट होती है और बाहर निकलती है। सो दिस इज ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट द स्टार गिव्स अबाउट अ वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि फ्यूजन होती है हाइड्रोजन गैस की उसके अंदर, तो जो स्टार है वो वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को बाहर निकालता है। This is all due to fusion of hydrogen gas in the stars. How are meteors different from stars? अब जो meteors हैं वो स्टार से अलग कैसे हैं? Difference between meteors and stars are as under. आपको meteors और स्टार के बीच में जो डिफरेंस है वो हम अभी आपको दिखा देंगे। Meteors and stars. Meteors consists of rock, metals एंड डस्ट। उसके अंदर रॉक्स हैं, मेटल्स हैं और डस्ट हैं। स्टार्स कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। स्टार्स के अंदर आपके हाइड्रोजन है और हीलियम गैस है, तो ये दोनों गैसेस हैं जो स्टार्स के अंदर भरी हुई हैं। इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जो मीटियर्स हैं उसके अंदर हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन होने से। लेकिन स्टार के अंदर जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है दैट इज ड्यू टू
फ्यूजन एंड हाइड्रोजन, दैट इज ड्यू टू फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन होता है उसके अंदर, उसकी वजह से उसके अंदर हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। मीटियर्स आर वेरी स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स। मीटियर्स जो हैं वो छोटे छोटे आपके रॉक्स के, चट्टानों के टुकड़े होते हैं। स्टार्स आर एक्सट्रीमली बिग, जो स्टार्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं। मीटियर्स लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, मीटियर्स जो हैं वो फ्यू सेकेंड्स के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। स्टार्स लास्ट फॉर बिलियंस ऑफ ईयर, स्टार्स जो हैं उनको बिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं ख़त्म होने के लिए। हाउ आर मीटियर्स डिफरेंट फ्रॉम मीटेरॉइड्स, मीटियर्स जो हैं आपके वो मीटेरॉइड से अलग कैसे हैं? Meteors are shooting stars that produce heat and light energy due to friction of Earth's atmosphere. Meteors जो हैं वो आपके शूटिंग स्टार्स हैं जो कि हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ उनका फ्रिक्शन होता है। उन जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में रीच करते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। द अनबर्न्ड पीस ऑफ मीटियर which reaches the surface of the earth is called a meteorite। और जो अनबर्न्ड पीस रह जाता है मीटियर का, जो अर्थ के सरफेस पे आके गिर जाए, जो पहुंच जाए, उसको आप मीटेराइट कहते हैं। इट्स साइज इज फ्रॉम द साइज ऑफ स्मॉल पेबल टू सेवरल टन्स ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। इसका जो साइज है वो आपका छोटे से पत्थर से लेके बहुत बड़े बड़े टन्स ऑफ रॉक या मेटल हो सकता है। What are celestial bodies? Name any 3 celestial bodies. Celestial bodies क्या हैं? कोई भी 3 celestial bodies का नाम बताइए। Celestial bodies are the heavenly bodies found in universe। Celestial bodies जो हैं वो आपकी heavenly bodies हैं, आसमानी bodies हैं जो कि यूनिवर्स में मिलती हैं। मून, planets, sun, stars, meteors, comets, etc. सम सेलेस्टियल बॉडीज़, ये सारी जो हैं ये आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। जैसे मून हो गया, प्लैनेट हो गए, सन हो गया, स्टार्स हो गए, मीटियर्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। वाई डू यू क्लासीफाई द सन एज स्टार? आप सन को एक स्टार की तरह क्लासीफाई क्यों करते हैं? स्टार एमिट्स हीट एंड एनर्जी ड्यू टू फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। स्टार्स जो हैं हीट और लाइट को अमिट करते हैं, निकालते हैं, किसकी वजह से? उसके अंदर हाइड्रोजन की फ्यूजन की वजह से। सन ऑल्सो एमिट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी। जो सन है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा लाइट और हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से और फॉर्मेशन ऑफ हीलियम गैस की वजह से। हेंस द सन इज कॉल्ड स्टार, इसीलिए क्योंकि वो स्टार की प्रॉपर्टीज को शो करता है, इसीलिए हम सन जो है वो एक स्टार है। वाई डू द स्टार अपीयर्स लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट्स? स्टार्स जो हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की तरह क्यों दिखते हैं? स्टार्स अपीयर्स लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। स्टार्स जो हैं वो हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की तरह इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, दैट इज अर्थ से बहुत दूर हैं। ऑन विच वी लिव, जिसके ऊपर हम रहते हैं, हमसे दूर हैं, इसलिए हमें वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। इट इज़ ओनली द सन विच अपीयर्स बिगर टू अस बिकॉज इट इज़ नियरेस्ट टू अर्थ। हमें सन जो है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो अर्थ के बहुत पास में है, और बाकी के स्टार जो हैं वो अर्थ से बहुत दूर है, इसलिए हमें बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देते हैं। वट इज़ अ कॉन्स्टलेशन? एक कॉन्स्टलेशन क्या है? हाउ डज द कॉन्स्टलेशन डिफर्स फ्रॉम अ प्लैनेट? एक कॉन्स्टलेशन जो है वो प्लैनेट से अलग कैसे है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न और शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। एक स्टार्स का ग्रुप, एक स्टार्स का झुंड जो कि एक पैटर्न बना ले जिसको हम रिकॉग्नाइज कर पाएं, या एक शेप बना ले जिसको हम पहचानते हैं, इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन, उसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। अ स्टार इज अ जाइंट बॉल, एक स्टार एक बहुत बड़ी बॉल है ऑफ हॉट गैसेस लाइक हाइड्रोजन और हीलियम। हॉट गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम की एक जाइंट बॉल है। वाइल द कॉन्स्टलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टलेशन जो है वो स्टार्स का एक ग्रुप है। नेम द स्टार्स विच अपीयर स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ।
इन विच कॉन्स्टलेशन इज इट सिचुएटेड? एक स्टार का नाम बताइए जो कि स्टेशनरी रहता है, अर्थ के मुताबिक अगर देखा जाए अर्थ से स्टेशनरी पोजीशन पे रहता है, और वो जो कॉन्स्टलेशन किस कॉन्स्टिट्यूशन में वो पड़ता है। पोल स्टार्स अपीयर स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ। पोल स्टार जो है वो अर्थ से स्टेशनरी रहता है। इट इज सिचुएटेड इन उर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन। वो जो है वो उर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन में पड़ता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे आपके जो बुक से रिलेटेड हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आते हैं आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो कोई डाउट हो कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।